हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अभी इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सब चीज़ बात करेंगे, एनसीईआरटी को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, और वीडियो बहुत शॉर्ट होगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है। दूसरी बात क्या कि इस वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छा सा एक बात आप लोग को पता चलने वाला है, जिसको आप लोग को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और शायद मैं बीच में ही बता दूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बीच में पता चल सकती है। इसलिए वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, कैसा लगेगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। चलो पहले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग को जानना है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, तो हम लोग को जानना है वॉटसन और क्रिक के बारे में। ठीक है, वॉटसन और क्रिक के बारे में। देखो ये जो पॉइंट्स वाले बात है ना, ये जो ट्रिक्स हैं पॉइंट्स वाले, ये हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है ना, पहले भी मैंने इस तरह के वीडियो बनाए हैं और उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था, तो इसलिए मैं इनको दोबारा शुरू कर रहा हूँ। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाने वाला, लिख के रख लो। अब देखो हम लोग 14,000 क्वेश्चन भी करने वाले हैं, 14,000 क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज 14,000 क्वेश्चन में क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम लोग को इनहेरिटेंस देखना है, क्रॉसिंग्स देखना है, फिर हम लोगों को और भी चीज़ें बात बात करनी है, डिजीजेस देखना है, और बच्चे का जो प्रोजेनी होता है उसमें कौन से जीन्स आते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सारी चीज़ों का इनहेरिटेंस भी देखना है हम लोग, है ना, पेडिग्री एनालिसिस भी करनी है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था हमें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था 1953 में दिया था इन्होंने, और इनको 1962 में जाकर के इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास डार्विन से रिलेटेड, एज यूजुअल, सॉरी मेंडल से रिलेटेड। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट हमारे पास मेंडल से रिलेटेड है। मेंडल ने क्या किया था, तो मेंडल ने 7 साल अपना एक्सपेरिमेंट को चलाया था। ठीक है, 7 ईयर्स चलाया था उनका जो एक्सपेरिमेंट था। वो कब से कब चला था ये ध्यान रखना है। वो चला था 1856 से लेकर के 1863। यू कैन कैलकुलेट इट, 7 जोड़ देते हैं अगर इसमें हम लोग, तो 1863 आ जाता है। ठीक है ना, इनको अपने लाइफ में कभी कोई तरह का क्रेडिट नहीं मिला अपने काम के लिए। ठीक है, और इन्होंने 7 कैरेक्टर्स चुने थे। उसमें कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, 7 कैरेक्टर्स आपको याद होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार कैरेक्टर्स बताता हूँ आप लोग को, और फिर आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ उन्होंने किया था। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने चुना था। ठीक है, तो ये देखो 7 कैरेक्टर्स हैं, आपको दिख रहा होगा। स्टेम हाइट कैरेक्टर सही, ठीक है ना। फिर ये है फ्लावर कलर, फिर आता है फ्लावर पोजीशन, फिर आता है पॉड शेप, फिर आता है पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते जाते हैं। ये सेकंड पॉइंट में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, ये ट्रिक्स है हमारा चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि 3 वो चीजें कौन सी हैं जिनसे 2-2 कैरेक्टर्स आए थे। फ्लावर से 2 कैरेक्टर है, देखो कलर और पोजीशन है। ठीक है, पॉड से भी 2 कैरेक्टर है, शेप और कलर है। सीड से भी 2 कैरेक्टर्स हैं, शेप और कलर है। ठीक है ना, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज बताएं, पॉड के अंदर होता है सीड्स। देखो ये पॉड है और पॉड्स के अंदर सीड्स हैं। दोनों के कलर का जो डोमिनेंस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो कैसे, पॉड के कलर का डोमिनेंस है ग्रीन और येलो है उसका रिसेसिव वाला। ठीक है, लेकिन सीड के कलर का डोमिनेंट है येलो और रिसेसिव है ग्रीन। दूसरा चीज, फ्लावर कलर कभी कभी यहाँ पे वॉयलेट की जगह रेड रहता है, लेकिन ये व्हाइट ही रहेगा। फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री चीजें हैं। कैसे बताता हूँ, देखो अगर एक्सियल फ्लावर है तो प्लांट टॉल ही होने वाला है, और अगर टर्मिनल फ्लावर है तो प्लांट डॉफ ही होगा। इसको कैसे समझते हैं, फोर्थ पॉइंट से समझते हैं इस पॉइंट को। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट से समझते हैं। देखो वो कैसे होगा, क्योंकि देखो मैं जितनी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मिनट में आप लोगों को सारा का सारा चैप्टर समझ में आ जाए। तो देखो हमारे पास थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ये। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि थर्ड पॉइंट तो हमारे पास कैक्टस वाला हो गया। देखो मेरे पास 2 प्लांट है, ये 2 प्लांट है। ठीक है, ये 2 प्लांट्स मेरे पास है। अब अगर इसमें एक्सियल फ्लावर है मेरे पास, अगर एक्सियल फ्लावर पोजीशन है मतलब इस किनारे में है, और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन है तो यहाँ पे यानी कि टर्मिनल बड पे आ गया। अब समझो इसका मतलब यहाँ पे मेरिस्टेम जो है वो फ्लावर मेरिस्टेम में बदला नहीं है, इसका मतलब प्लांट का जो ग्रोथ है वो होता चला जाएगा। अगर एक्सियल फ्लावर है मेरे पास, एक्सिस पे फ्लावर्स हो रहे हैं, तो प्लांट जो होगा वो टॉल होने वाला है हमेशा से। लेकिन अगर टर्मिनल फ्लावर हो रहा है मेरे पास, यानी कि वो फ्लावर मेरिस्टेम में बदल गया हमारा एक्सियल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम टर्न इनटू फ्लावर मेरिस्टेम। इसी कारण से, क्योंकि वो फ्लावर मेरिस्टेम क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि वो फ्लावर को जनरेट करेगा। ठीक है ना,
तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लांट अपने आप ड्वार्फ हो जाएगा, इसका हाइट ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लावर ऊपर लग गया है। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स में। देखो इसका वीडियो ना एक मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसलिए अभी रुकिए, अभी हम लोग और बातें करेंगे। अब देखो हम लोग आते हैं कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी यानी बहुत सा कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। सीड शेप, डोमिनेंट ट्रेट राउंड होगा, रिसेसिव होगा तो ये रिंकल होगा, सीड कलर येलो होगा और ग्रीन होगा। देखो फ्लावर कलर वायलेट या रेड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे व्हाइट होगा फ्लावर कलर रिसेसिव वाला। पॉड शेप देखो फुल है। देखो फुल क्यों है? क्योंकि देखो अगर राउंड सीड है और उसके ऊपर अगर पॉड है, ठीक है ना, अगर मेरे पास यहाँ पे एक राउंड सीड है, से मान लो ये मेरे पास सीड है, इसके ऊपर मैं एक पॉड बनाता हूँ, तो पॉड इसके ऊपर देखो जो यहाँ पे आएगा, हम लगेगा कि एकदम पूरा प्लेन है, एकदम सरफेस प्लेन लग रहा है। लेकिन अगर ये सीड शेप जो है एकदम सही ना रहे, ठीक है ना, एक गोला रहे बॉल का, तो ऊपर जो लगेगा, जो कवरिंग होगा, वो कुछ यूं दिखाई देगा, अजीब सा दिखाई देगा, है ना, ये इन्फ्लेटेड नहीं दिखाई देगा आपको। इसी कारण से हमारा जो पॉड शेप होता है रिंकल्ड सीड में क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो समझ रहे हो ना, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुई हैं। पॉड कलर होता है ग्रीन, येलो होता है रिसेसिव। और देखो फ्लावर पोजीशन एक्सियल है, एक्सियल है तो हमारे पास टॉल है प्लांट, टर्मिनल है तो हमारे पास प्लांट डॉर्फ है, ठीक है। 7 ईयर्स हमारे बेंडल साहब ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं फीलियल जनरेशन क्या होता है। फीलियल मतलब F1 मतलब होता है फीलियल जनरेशन, F2 मतलब होता है फीलियल जनरेशन 2, ठीक है ना, F1 मतलब होता है फीलियल जनरेशन 1, ठीक है। ये समझ में आया? देखो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मेंडल साहब ने फैक्टर्स का टर्म दिया था फॉर जीन्स, ठीक है, फॉर जीन्स उन्होंने फैक्टर्स टर्म दिया था, बिकॉज उनको जीन कैसा कुछ होता है ये पता ही नहीं था। पहली बात उन्होंने कहा कि ये फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स रहेंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब जो क्वेश्चन आता है ना, वो इन 3-4 पेजेस से ना इतना ही आता है। जो मेन क्वेश्चन है ना, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, एग्जामिनर माइंड को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 क्रॉस होते हैं हमारे इस चैप्टर में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। वेट फॉर द अनाउंसमेंट, वेट फॉर द अनाउंसमेंट, ठीक है ना। मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस होते हैं, 2 हमारे पास होते हैं। एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर हमारे पास मैंने परसेंटेज देखूं तो 80% क्वेश्चन जो होते हैं डाई हाइब्रिड से आते हैं और 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो मोनो हाइब्रिड से आते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इजी, ठीक है। आते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड पर 20% क्वेश्चन आता भी है तो किससे आता है? टेस्ट क्रॉस से आता है, ठीक है ना, और बैक क्रॉस से आता है। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको समझने के लिए आता है कि आपने पता किया है कि नहीं, आपको पता चलता है कि नहीं कि कोई प्लांट हेटेरोजाइगोट है कि या फिर होमोजाइगोट है अपने जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो ज्यादातर इसमें मेनली क्वेश्चन जो हमको ग्राफ दिया हुआ है ना उस पर आता है। हम लोग सब चीजें बात करेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें बात करेंगे बहुत शॉर्ट में। जो चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा लंबा पढ़ना पड़ता है ना, और जिनको डर लगता है उनके लिए वीडियो बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से वरदान टाइप है, ठीक है ना, आराम से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट का नंबर मुझे याद नहीं तो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारे पास देखो हम लोग देखने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मैं इस चीज को समझाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ट्रिक मतलब क्या? ट्रिक मतलब क्या होता है कि आपके रास्तों को आसान बना दे, ठीक है ना। ट्रिक मतलब यह नहीं कि मैं आपको एक कुछ एक शब्द बोल दूंगा, उससे आपको अपने एक शब्द को याद रखना है, वो सब चीज मैं नहीं समझा सकता। कॉन्सेप्ट जो क्लियर करते हैं वैसे ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको। ये मान के चलो कि किसी भी एक सेल के पास एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? ऐसे आपके पास हाइट है, ठीक है, आपके पास कलर है, ठीक है, आपके पास विजन है। तो ये सब चीजें क्या है? कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये कैरेक्टर्स हैं। इसमें ट्रेट क्या होता है? हाइट कैसा भी हो सकता है, टॉल हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, कलर कैसा भी हो सकता है, डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है, विजन आपका सही हो सकता है, खराब हो सकता है ना, दूर का देख सकता है कोई, या फिर शायद रात में देख सकता है कोई, रात में नहीं देख सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपके पास अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स। अब देखो मान लो कि हर कैरेक्टर के लिए ना क्रोमोजोम है। मान लो हाइट के लिए एक क्रोमोजोम है, ठीक है, हाइट के लिए एक क्रोमोजोम होता है, किसी भी तरह के हाइट के लिए क्रोमोजोम है। अगर ये हाइट टॉल है तो ये क्रोमोजोम जो होगा ना ये डोमिनेंट क्रोमोजोम होगा। और अगर हाइट ये डॉर्फ है तो ये क्रोमोजोम जो होगा ना ये रिसेसिव क्रोमोजोम होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? अगर हाइट टॉल है मेरे पास तो ये डोमिनेंट क्रोमोजोम होगा, और अगर हाइट डॉर्फ है तो ये रिसेसिव क्रोमोजोम होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब देखो क्या होता है, जब भी हमारे पास सेल होता है ना, तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 क्रोमोजोम होते हैं। यानी हर कैरेक्टर, जैसे कि कलर है, कलर के लिए भी 2 क्रोमोजोम होगा हमारे पास, हाइट के लिए भी 2 क्रोमोजोम होगा हमारे पास, जेंडर के लिए भी 2 क्रोमोजोम्स होंगे। मतलब हर चीज के लिए हमारे पास 2 क्रोमोजोम होता है, ठीक है। तो हम लोग खाली हाइट को मानते हैं तो हर सेल में हर कैरेक्टर के लिए 2 क्रोमोजोम होता है। पहला चीज हम लोग ने यहाँ पे देखा 2 क्रोमोजोम हमारे पास है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है,
ये समझो कि जब दो क्रोमोसोम होता है ना, तो जब हमारे पास एक कैरेक्टर में दो चीजें आ गई, मान लो कि एक शहर में दो राजा हैं, तो एक राजा को तो जाना पड़ेगा वहां पे। ऐसे हम लोग गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि अगर दो स्पीसीज एक ही चीज के लिए एक ही नीच में अगर आकर के कंपटीशन करती हैं एक ही रिसोर्स के लिए, तो एक को वहाँ पे से एक्सटिंक्ट होना पड़ता है, एक को वहाँ से भागना पड़ता है, फिर खत्म हो जाते हैं, एक जो स्पीसीज होता है प्रोसेस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक स्पीसीज है उसके ऊपर वो भारी पड़ता है। उसी ढंग से यहाँ समझो कि अगर एक कैरेक्टर के लिए दो मेरे पास ट्रेट है, यानी कि दो आपको दिखने वाला चीज है, यानी अगर एक आदमी अगर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या आपको वो टॉल भी और डॉफ दोनों दिख सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वो या तो आपको सिर्फ टॉल दिखाई देगा या तो सिर्फ वो डॉफ दिखाई देगा। इसका मतलब उसमें से कोई एक ही क्रोमोसोम अपने आप को बता रहा है, दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरा क्रोमोसोम अपने आप को दिखा ही नहीं पा रहा। क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए क्या करता है? ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए जब आपको ट्रांसक्राइब करेगा तो बनाएगा एमआरएनए, फिर ये एमआरएनए जब आपको ट्रांसलेट करेगा तो बनाएगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन वैसे प्रोटीन होंगे जो कि बॉडी में टॉलनेस को बढ़ावा देते हैं। और ये वाले ऐसे प्रोटीन्स बनाता ही नहीं गया, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ड्रॉप वाला है प्रोटीन बनाता ही नहीं हो, तो कोई भी प्रोटीन जब बनेगा ही नहीं तो आदमी टॉल हो नहीं सकता। अगर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोटीन बनाता होगा जो कि कम एफिशिएंट होगा, तो टॉल जब लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तो भी ड्रॉप दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सारी की सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई, ध्यान रखिएगा। ये कोई भी कैरेक्टर रिसेसिव कैसे होता है, इसको कैसे पता लगाते हैं हम? या तो वो जीन बनाता ही नहीं होगा कुछ भी प्रोटीन, या तो फिर हो सकता है कि वो जो क्रोमोसोम है वो ऐसी चीज बनाता है, फिर वो मात्रा में कम बनाता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या है कि ये जो डीएनए, जो क्रोमोसोम हमारा है, ये जो डीएनए है पहले क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, बनाएगा प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेंगे? टॉलनेस को बढ़ावा देंगे, पहला बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एक ही क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि हमारे पास एक ही प्रोटीन बनने वाला है, बिकॉज या तो आदमी टॉल हो सकता है या तो फिर शॉर्ट डॉफ हो सकता है। अब अगर एक ही क्रोमोसोम को डिसाइड करना है तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं कौन डिसाइडिंग होता है? तो जो डोमिनेंट होता है ना वो डिसाइडिंग होता है। हम लोग ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि कौन डोमिनेंट, हम लोग को जो दिखाई देता है ना हम लोग ने उससे बात किया है। हम लोग को क्या दिखाई देता है? कभी कभी क्या होता है ना, किसी टॉल मैन का जो सन होता है या फिर डॉटर जो होती है, फिर जो प्रोजिनी जो होता है उसका जो बच्चे होते हैं वो हो जाते हैं डॉर्फ। तो हम लोगों ने देखा कि यार टॉल के अंदर तो जीन हमेशा टॉल होना चाहिए था, लेकिन डॉफ क्यों आ रहा है? इसका मतलब इसके पास डॉफ वाला जीन भी होगा, इसी कारण तो डॉफ उसके बच्चे हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हर कैरेक्टर के लिए दो हमारे पास क्रोमोसोम होना चाहिए, तब तो जाकर के एक क्रोमोसोम जाके बटेगा तो वो हमारे गैमेट्स में जाएगा, अलग अलग गैमेट्स में जाएगा। ठीक है ना? हम लोग ने यहाँ पे बात कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे हाइट है, हमारे पास कैरेक्टर है। अब इसके पास था मान लो टॉल, इसके पास था मान लो ये डॉफ, ठीक है ना? इसको कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, ठीक है ना? एंड वीडियो के कहीं पे भी मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना? अब देखो टारगेट मैंने क्या रखा है, टारगेट अब देखो अनाउंसमेंट मैं कर ही देता हूँ। इस वीडियो को आप लोगों को 50 लाइक्स के आसपास पहुंचाना है, मतलब उसके ऊपर जाना है यार। आप लोगों ने मेरे नए वीडियो को, कुछ वीडियोस को तो 100 ऊपर लाइक्स दिए हैं, आपको यहाँ 50 लाइक्स के ऊपर पहुंचाना है, तभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। बिकॉज मुझे रेस्पॉन्स चाहिए तभी, बिकॉज मेरे पास 14,000 क्वेश्चन अभी से ही रखे हुए हैं, तो मुझे उन्हें भी करना है और इसे भी करना है, तो इसीलिए मुझे इन वीडियोज़ पर रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? तो ये तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं तो आप लोग कर ही दीजिएगा, और इतना तो बनता है ना भाई, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जरूर करना। टी जो हमारे पास यही अनाउंसमेंट था, ठीक है? अभी देखो आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ये जो टी क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे है, ये क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये क्रोमोसोम बोलेगा कि मुझे प्रोटीन बनाना है, कौन सा? टॉल वाला। अब क्या होता है ना कि जब गैमेट बनता है ना, तो गैमेट बनता है तो हमारे पास 2n से n हो जाता है। हम लोगों ने म्यूसिस में देखा है, जो मेरे 40 क्वेश्चन है मैंने उसमें म्यूसिस बता दिया है पूरी तरह से। तो ये वाला क्रोमोसोम यहाँ आ गया और ये वाला क्रोमोसोम यहाँ आ गया, तो ये डॉफ वाला था, ये टॉल वाला था। अब मान लेते हैं एक हमारे पास ओवरी है, ओव्यूल है, ठीक है ना? ओवरी से निकला ओव्यूल, सेकेंडरी ओवसाइट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्या है हमें पता नहीं। ये भी इससे फ्यूज कर सकता है, ये भी इस स्पर्म से फ्यूज कर सकता है। जब ये फ्यूज करके एक जाइगोट बनाएगा, जब ये फ्यूज करके एक जाइगोट बनाएगा तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम आ जाएंगे फिर से। किसके? टॉल कैरेक्टर, किसके? हाइट के कैरेक्टर के दो क्रोमोसोम आ गए। अब देखो एक तो ये फीमेल वाला है हमारे पास और एक ये मेल वाला है। अब ये मेल वाला या तो टॉल वाला हो सकता है तो ये डॉफ वाला हो सकता है। अब देखो क्या होगा, यहीं पे आता है पेंच। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये वाला जो फीमेल क्रोमोसोम है ना, अभी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये वाला जो स्पर्म था ये इसको फर्टिलाइज किया, तो हमारा मेल वाला जो हाइट वाला जो कैरेक्टर है वो टॉल वाला आया। अब अगर ये वाला भी फीमेल वाला भी क्रोमोसोम जो है वो टॉल वाला था, तो प्रोजेनी कैसा होगा? टॉल होगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये वाला जो है, अगर आपका ये छोटा वाला टी है यानी डॉफ वाला है, तो भी प्रोजेनी टॉल होगा, बिकॉज ये वाला अपना रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि शो नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट है, वही अपना प्रोटीन बनाएगा, वो शो करेगा, ठीक है? लेकिन मान लेते हैं अगर ये डॉफ वाला यहाँ पे अगर जीन आके इसको फ्यूज करता, स्पर्म आके फ्यूज करता, तो अगर ये वाला जो है वो टॉल वाला जीन अगर ये होता, ठीक है ना,
तो भी देखो यहाँ पे डोमिनेंस वाला कैरेक्टर क्या हो गया, टी वाला हो गया। तो अब ये फीमेल वाला जो क्रोमोसोम है वो जाकर के, जो मदर का क्रोमोसोम है वो जाकर के वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और अगर ये वाला मेरा शॉर्ट वाला ड्रॉप वाला क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। फिर हो सकता है कि ये दोनों मिलकर के कम प्रोटीन, देखो अभी भी क्या होगा ना कि एक ही क्रोमोसोम एक्सप्रेस होगा, बिकॉज कोई भी बॉडी जो है ना एक कैरेक्टर के लिए दो क्रोमोसोम को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो एक ही को इस्तेमाल करेगा। अब सोचो कि अगर दोनों के दोनों ड्रॉप वाले हैं तो किसी को भी इस्तेमाल करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो बॉडी डिसाइड कर लेता है खुद ही। ये हमें नहीं पता कि बॉडी कैसे डिसाइड करता है किस क्रोमोसोम को करना है, लेकिन हम लोग को जो दिखता है हम लोग उसमें बात करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो हम आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। हो तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसी ढंग से देखो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं भाई, ठीक है ना। डीएनए आता है, डीएनए अपने आपको रेप्लिकेट करता है, फिर डीएनए आपको ट्रांसक्राइब करता है, फिर डीएनए अपने आपको, फिर एमआरएनए जो होता है अपने आपको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन्स बनाता है, और फिर हम लोग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो क्या हो रहा है। अब देखो क्या है हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या कहता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये कहता है कि आप लोग क्या कीजिए ना, एक प्योर टॉल प्लांट लीजिए। और देखो प्योर टॉल प्लांट कैसे बनाया था हमारे मेंडल साहब ने, उन्होंने क्या किया था ना कि सेल्फ क्रॉसिंग कराया था, सेल्फ में ही क्रॉसिंग किया था, तो उन्होंने प्योर लाइन बनाया। प्योर लाइन मतलब क्या होता है कि अगर कैरेक्टर उसके पास कोई भी कैरेक्टर है तो दोनों के दोनों या तो डोमिनेंट वाले होंगे और दोनों के दोनों वो रिसेसिव वाले होंगे। अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट वाले हैं ना तो ऐसा दिखाई देगा, दोनों के दोनों रिसेसिव वाले हैं तो ऐसा दिखाई देगा। और जो सेम नहीं होता है ना, जो प्योर लाइन नहीं है, वो ये है, इट इज नॉट प्योर लाइन। दोनों प्योर लाइन है, ठीक है, दोनों प्योर लाइन है। अब समझो इन दोनों में दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेम है, इसलिए हम लोग होमोजाइगोट कहेंगे, बिकॉज ये सेम है, होमो है। और ये कैसा है, ये भी होमो है, ठीक है ना, ये भी होमोजाइगोट है, ठीक है। ये है हेट्रो, बिकॉज इसमें दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं है। इन दोनों में इसको एक ही एक्सप्रेस करने वाला है, लेकिन ऐसा जब होता है तो यहाँ पे डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करता है, जब ऐसा होता है तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस करे, यहाँ पे ऐसा होता है तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस करे, कोई दिक्कत नहीं, टॉलरेंस ही कैरेक्टर हमें दिखाई देगा। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों को आप लोगों लेकर के क्रॉस कराइए। जब क्रॉस कराएंगे हम लोग इसको तो क्या होगा, ये आएगा टी यहाँ पे, और एक और गैमेट बनेगा टी, यहाँ पे एक गैमेट बनेगा, ये एक गैमेट बनेगा ये, बिकॉज यहाँ पे दो गैमेट बन जाएंगे। हालांकि देखो ऐसे समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग तो अक्सर म्यूसिस में पढ़े थे कि 4 सेल बनते हैं, है ना, 4 सेल बनते हैं। तो भाई देखो 4 सेल बनते हैं क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि 2n से हम लोग को म्यूसिस होने के बाद पहले n बनता है 2, और फिर ये दोनों डिवाइड करते हैं म्यूसिस 2 के अंदर, तो हमारे पास 4n बन जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, यहाँ भी हमारे पास 4 गैमेट बनने वाले हैं, चारों के चारों टी ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हैं। अब देखो सब का सब सेम ही है, तो हम एक ही मल्टीप्लिकेशन को 2 बार क्यों करें, एक ही मल्टीप्लिकेशन को, एक ही तरह के प्रोजेनी को निकालने के लिए हम लोग 2 बार मल्टीप्लिकेशन क्यों करें। हम लोग को रिजल्ट चाहिए भाई ना, रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बस जितने क्रोमोसोम है ना उसी को खाली डिवाइड करके दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ भी गैमेट अगर ये सेल बनाना चाहेगा, अगर खुद 2n है तो यहाँ भी 4n वाले सेल बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो यहाँ पे जो हमारे पास अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इससे इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे ऐसे दिखाता है किसी भी किताब में, इसको फिर मैं अब इससे जोड़ता हूँ, ठीक है। देखो उल्टा उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको इससे जोड़ूंगा और फिर इसको मैं इससे जोड़ूंगा, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मेरे पास सारे के सारे प्लांट हमें क्या दिखेंगे, टॉल दिखाई देंगे, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या बोला कि मेंडल ने कि इसी जो प्लांट हमारे पास जो बच्चा है ना, इसको हम लोग सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस मतलब क्या होता है कि या तो इसके प्लांट में 2 फ्लावर होंगे, मेल और फीमेल, ठीक है, इन दोनों को ही पॉलन और ओव्यूल मिलकर इसको क्रॉस कर देते हैं, या फिर इससे इसको क्रॉस देते हैं, दोनों के दोनों तो सेम ही रहेंगे। सेल्फ क्रॉस कराना है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी है और टी है, और इसको हम लोगों ने क्रॉस करा दिया, आइदर कैन बी मेल आइदर कैन बी फीमेल, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बनेंगे गैमेट, एक टी वाला बनेगा, एक छोटा टी वाला बनेगा, फिर टी वाला बनेगा, फिर छोटा टी वाला बनेगा। अब हम लोग क्या किए, इसको हम लोग टी से टी को मिलाएं, फिर टी से टी को मिलाएंगे, ये हो गया कैपिटल टी, फिर इससे इसको मिलाएंगे, कितना आएगा, कैसा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे इसको मिलाएंगे, कैसा आएगा। देखो मैं यहाँ छोटा टी कैपिटल टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डोमिनेंट है ना पहले, इसलिए मैं डोमिनेंट को पहले लिखता हूँ, और इसमें कोई झंझट वाला बात नहीं, क्यों पहले लिख दिए सर, यहाँ पे तो पहले टी लिखा होता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं वाला, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आइडियल वे जो तरीका है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया टी टी, ठीक है, ये समझ में आ गया, इस ढंग से दिख रहा है। अब बताओ जब आपको कोई बोलेगा कि ये आपको पता नहीं है कि क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं, तो आपको ये प्लांट कैसे दिखाई देगा, टॉल, ये कैसे दिखाई देगा, टॉल, ये कैसे दिखाई देगा, टॉल, ये कैसे दिखाई देगा, डॉर्फ दिखाई देगा। अब तो कोई पूछेगा कि दिखने में कैसे हैं, तो दिखने में कितना कितना कौन कौन है, तो आप बोलेगा दिखने में ना 3 टॉल हैं और एक जो है डॉर्फ है, आप ऐसा कहिएगा। लेकिन आपके बगल में आपका दोस्त खड़ा होगा जो कि होगा एक, जो कि जीन्स को जानता होगा, समझता होगा, और जीन्स इन सब का देखा हुआ होगा, उससे कोई पूछेगा कि बताओ भाई कि इसमें जीन के हिसाब से कितने अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो बोलेगा देखो मुझे एक तो डबल टी दिख रहा है होमोजाइगोट डोमिनेंट वाला, 2 हेट्रोजाइगोट दिख रहे हैं मुझे जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, और 2
होमोजाइगोट रिसेसिव दिख रहा है, सॉरी एक होमोजाइगोट रिसेसिव दिख रहा है, वो ऐसा कहेगा। तो जो जीन से जो देख रहा है उसको कहेंगे हम लोग ये रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। जो फिनोटाइपिक दिख रहा है, जो फिनोटाइप दिख रहा है, जो कि मॉर्फोलॉजी दिख रहा है, जो कि ऊपर से दिख के बता रहा है, कैरेक्टर्स दिख के बता रहा है, वो होगा 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। इसे कहते हैं हम लोग पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आते हैं टेस्ट क्रॉस पे, ठीक है। देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस, फिर हम लोग आएंगे इस पे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, डाइहाइब्रिड क्रॉस। पहले हम लोग टेस्ट क्रॉस कंप्लीट करते हैं। देखो क्या होता है टेस्ट क्रॉस में कि हमारे पास ये कैपिटल टी था और ये हमारे पास स्मॉल टी था। हम लोग ने इसको जब क्रॉस किया तो क्रॉस करके हम लोग को सारे के सारे प्रोजेनी ऐसे मिले, सारे के सारे प्रोजेनी हमें इस ढंग से मिलते हैं, है ना। और फिर जब हम लोग ने इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों को, सॉरी डाइहाइब्रिड बोल रहा हूँ, जब हम लोग F2 जनरेशन के लिए इसमें हम लोग ने गए और हम लोग ने सेल्फ क्रॉस किया इसका, जब हम लोग ने सेल्फ क्रॉस किया तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलते हैं, है ना, 4 प्रकार के जाइगोट मिलते हैं, ठीक है। गैमेट नहीं, 4 प्रकार के जाइगोट मिलते हैं। अब क्या करना है, हम लोग ने क्या किया कि एक एक करके सबको उठा करके ना हम लोग ने क्रॉस कराया, ठीक है। सबको उठा करके एक एक करके हम लोग ने क्रॉस कराया अपने पेरेंट्स के साथ। तो डार्विन जो हमारे जो मेंडल साहब थे उनको, ग्रेगोर मेंडल जो थे उनको अलग अलग ढंग के रिजल्ट्स मिले। उस रिजल्ट पे उन्होंने एक तरह के क्रॉस को आइडेंटिफाई किया और उसके बारे में उन्होंने समझाया, वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक हेट्रोजाइगोट पेरेंट के साथ, यानी कि हम लोग एक हेट्रोजाइगोट प्रोजेनी के साथ, देखो जो हेट्रोजाइगोट प्रोजेनी था हमारे पास और ये जो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन में जो हम लोग ने कराया था, उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारे पास जो प्रोजेनी आया है इसको उन्होंने दोनों के साथ क्रॉस कराया और क्रॉस करके रिजल्ट देखा। चलो हम लोग भी वो काम करते हैं, क्रॉस करा के रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। चलो देखो हम लोग ने पहले यहाँ पे इस ढंग से क्रॉस कराते हैं हम लोग टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का, ठीक है। इसको क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, इसे तो एक ही जगह गैमेट मिलेंगे, तो मैं खाली टी लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों गैमेट सेम ही है और कोई बात नहीं, इसलिए मैं इसी खाली ये लिख रहा हूँ। देखो बहुत जल्दी समझना है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। अब इसको मैं कराया तो ये टी मिलेगा और इसको कराएगा तो मैं टी मिलेगा, दोनों के दोनों टॉल मिलेंगे, एक भी डॉफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब देखो जब हम लोग इसको कराते हैं रिसेसिव वाले से तो क्या होता है, ये हमारे पास प्रोजेनी है, पेरेंट से करा रहे हैं रिसेसिव वाला, हम लोग पता नहीं है कि इसके अंदर का जीन हमको पता नहीं है, लेकिन देखो रिजल्ट्स कैसे बदल जाते हैं। इसमें हम लोग को छोटा टी मिलेगा, इसमें हम लोग कैपिटल टी और इसमें छोटा टी मिलेगा, तो ये तो जैसा यहाँ था वैसा ही है। इसको करेंगे तो कैपिटल टी छोटा टी मिल जाएगा, इसको करेंगे तो हम लोग को छोटा टी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने कई बार ऐसे क्रॉस कराए, उन्होंने क्या देखा कि जब भी हम लोग एक हेट्रोजाइगोट प्लांट को किसी डोमिनेंट वाला, जिसके पास दोनों डोमिनेंट है, उसे कराते हैं ना, तो कोई भी हमें जो रिसेसिव वाला फैक्टर है वो देखने को मिलता ही नहीं है दिखाई। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी हेट्रोजाइगोट को होमोजाइगोट रिसेसिव वाले से कराते हैं क्रॉस, तो हम लोग को एक टॉल एक डॉफ देखने को मिलता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, इसको उन्होंने कहा टेस्ट क्रॉस, और इन दोनों को मिला के इसको भी बैक क्रॉस कहेंगे, इसको भी बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको स्पेसिफिकली उन्होंने नाम दिया टेस्ट क्रॉस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्यों, क्योंकि ये बताता है आपको कि कौन सा आपका हेट्रोजाइगोट है, कौन सा आपका रिसेसिव वाला कैरेक्टर था, ठीक है ना, वो दिखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि 1:1 रेशियो आता है। जब आपको डाई हाइब्रिड में पढ़ेंगे तो यही चीज़ 4 गुना हो जाएगा, जब टाई हाइब्रिड में पढ़ेंगे यही चीज़ 6 गुना हो जाएगा, बस यही है, ठीक है ना, इसी तरह से होता है। तो ये हमारे वीडियो देखा, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस खत्म कर लिया। फिर अब हम लोग अगले वीडियो में ना डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब आप लोग इसको 50 लाइक्स पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात और, 40,000 क्वेश्चन चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे आपका एज यूजुअल। ओके, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू विल लाइक इट। ओके, स्टे हेल्दी।